हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। इस वीडियो में हम दृष्टि जो आपकी करंट अफेयर की बुक आती है घटना चक्र की, तो उसका ये उसी सीरीज का अगला वीडियो है जो कि होने वाला है। इस वीडियो में हम वैज्ञानिक परिदृश्य यानी साइंटिफिक चीज़ों को देखने वाले हैं। जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन्हें हम कवर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण देखने को मिलेंगी, तो आप अच्छे सुने याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा और आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी है जो कि दे दी गई है, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। एक सेकेंड। अब देखिए चंद्रयान 4 को मंजूरी कब दी गई है, तो 18 सितंबर 2024 को जो कि मंजूरी दे दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल के द्वारा दे दी है। इस मिशन के तहत हो गया क्या कि चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग तो करवाई जाएगी। इसके पश्चात पृथ्वी पर वापस आने में प्रयोग होने वाली प्रौद्योगिकी का टेक्नोलॉजी का विकास भी किया जाएगा, ठीक है। जैसे आपका अमेरिका वगैरह करता है, जैसे स्पेसएक्स करता है कि वापस आने में चीज़ें उसके अच्छे से आ जाती हैं, और जो रॉकेट जाता है ऊपर छोड़ने वो भी वापस चला आता है, तो वो व्हीकल जो होता है वो वापस आ जाता है, वो ऊपर फटता नहीं है। तो वो चीज़ें भी हमें यहाँ पर सुधार करने की बातें कही गई हैं। चंद्रमा से नमूने एकत्रित कर कर उसको पृथ्वी पर विश्लेषण करने की बात जो है कही जा रही है, ठीक है। चंद्रमा से हम जो पानी हो सकता है नमूने के रूप में लाए, या मिनरल्स कोई भी हमें मिल जाए, या मिट्टी का अवशेष हो सकता है, तो ये सब चीज़ें हम लाकर उसे विश्लेषण किया जाएगा, ठीक है। और ये सब इसरो करके तो नॉर्मल सी बात है। अब यहाँ पर देखिए चंद्रयान 4 के तहत उन मूलभूत प्रौद्योगिकी क्षमताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा जिसमें चंद्रमा पर, ये ध्यान दीजिएगा, चंद्रमा पर भारत की मानव युक्त यानी ह्यूमन के साथ लैंडिंग 2040 तक है जो कि प्रस्तावित है। तो ये सब चीज़ें की जाएंगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। चंद्रयान 4 एक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन मिशन जो होगा, इसका व्यय कितना होने वाला है, तो 2104 यानी 2104 करोड़ रुपए है जो कि इसका खर्चा आएगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। यह मिशन भारत के उन महत्वपूर्ण मूलभूत प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाएगा जो मानव युक्त मिशन, चंद्रमा से नमूनों की वापसी और चंद्रमा के नमूनों के वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए आवश्यक होगा, ठीक है। इस मिशन के अनुमोदन प्राप्ति के पश्चात 36 महीनों के अंदर इसे पूरा करने का लक्ष्य है जो कि रखा गया है, यानी 3 साल के अंदर, ठीक। अब देखिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात कर लेते हैं। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देखिए पहली इकाई को इकाई के निर्माण की स्वीकृति है जो कि दे दी गई है, ठीक है। गगनयान कार्यक्रम के अंतर्गत ये आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का विकास है जो कि किया जाएगा, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना, ठीक है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के पहले मॉड्यूल जिसे हम भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS कहा जाएगा, ठीक है, इसका विकास किया जाएगा, ठीक है। और भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के प्रथम मॉड्यूल का प्रक्षेपण 2028 में है जो कि प्रस्तावित है, चीज़ भी आपको ध्यान देना है। 2035 तक एक ऑपरेशनल भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का निर्माण करने का लक्ष्य है जो कि रखा गया है, ये भी पॉइंट आपको ध्यान देना है। आगे क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय आधारित सुविधा स्पेस बेस्ड फैसिलिटी होगी जो कि माइक्रोग्रेविटी आधारित वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास गतिविधियों को प्रोत्साहित करेगी, ठीक। ज्ञातव्य होना चाहिए आपको कि 2040 तक भारत जो है मानव युक्त चंद्र मिशन है जो कि प्रक्षेपित करने का लक्ष्य है जो कि रखा गया है 2040 तक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। वीनस ऑर्बिटर मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए मंजूरी दे दी गई है, VOM ओम कह रहे हैं इसे, वीनस ऑर्बिटर मिशन, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यह मिशन पृथ्वी के सबसे निकट जो ग्रह है कौन सा है, तो शुक्र है। तो यहाँ पर हमारा मिशन जाएगा। इस मिशन के उद्देश्य देख लेते हैं। तो ये शुक्र ग्रह में जो एटमॉस्फेयर है और वहाँ की जो जियोलॉजी है उसके संबंध में बेहतर समझ का विकास करना इसका प्रमुख काम है। इसके अलावा शुक्र ग्रह में जो सघन वायुमंडल है, थिक एटमॉस्फेयर है, इसकी जांच करके बड़ी मात्रा में वैज्ञानिक डाटा उत्पन्न करना एक काम है। शुक्र ग्रह के वायुमंडल पर जो सूर्य के प्रभाव का पता लगाने की बात इसमें कही जाएगी, ठीक है, की जाएगी। इस मिशन के अंतर्गत जो अंतरिक्ष यान के विकास और उनके प्रक्षेपण का उत्तरदायित्व इसरो, नॉर्मल सी बात है। इस मिशन का प्रक्षेपण वर्ष कब भेजा जाएगा, तो ये 2028 तक है जो कि प्रस्तावित है। इस मिशन के लिए देखिए कितना रुपया दिया गया है, तो 1236 करोड़ रुपए है जो कि दिया गया है। और चंद्रयान 4 के लिए तो ये चीज़ आपको मैंने बताई थी, 2104 करोड़ रुपए है, ठीक है। इसमें से 834 करोड़ रुपए अंतरिक्ष यान पर है जो कि खर्च किए जाएंगे। शुक्र ग्रह की हम बात कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह आपका प्रमुख वैश्विक मिशन हम देख लेते हैं किस किस ने शुक्र ग्रह पर इंपॉर्टेंट मिशन है जो कि भेजे हैं।
तो मैरिनर 2 यह पृथ्वी से परे किसी अन्य ग्रह के अन्वेषण के लिए पहला सफल मिशन था। यह अमेरिकी मिशन 14 दिसंबर 1962 को है, जो कि शुक्र ग्रह के निकट से होकर गुजरा था। ठीक है, क्या मैरिनर 2। इसके अलावा देखिए मैगलन की बात कर लेते हैं, तो 1989 में नासा का मैगलन शुक्र ग्रह की पूरी तरह की छवियां प्राप्त करने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। ठीक है, वीनस एक्सप्रेस की बात करें तो यूरोपियन एजेंसी के द्वारा यह भेजा गया था। शुक्र ग्रह की कक्षा में इसने प्रवेश किया था कब? 2005 में। इसका देखिए दाविंसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। ये नासा का मिशन है, जिसका कब तक भेजा जाएगा इसे? तो ये 2030 तक है जो कि भेजा जाएगा। इसके बाद वेरिटास की बात कर लेते हैं, तो वीनस एमएससीटी रेडियो साइंस इंसार टोपोग्राफी एंड स्पेक्ट्रोग्राफी, यह भी नासा के भविष्य में प्रक्षेपित करने वाला एक मिशन है। अगली पीढ़ी का उपग्रह प्रक्षेपण यान, तो इसे हम क्या कहेंगे? तो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, जो कि इसे कहा जाएगा। इसे भी देखिए मंजूरी दे दी गई कि इसको बनाया जाए। इसरो का जो लॉन्च व्हीकल मैकेनिज्म है, ठीक है, तो इस प्रक्षेपण यान की वर्तमान नीति भार क्षमता कितनी है? तो देखिए ये एनजीएलए की नीति भार क्षमता की 3 गुना होगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना, जो LVM-3 होगा, जबकि इसकी लागत LVM-3 की लागत की तुलना में मात्र 1.5 गुना है, जो कि होगी। NGLV की बात करें, नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल, तो यह एक रीयूजेबल प्रक्षेपण यान होगा, जैसे कि आपका स्पेसएक्स करता है कि ऊपर रॉकेट पहुंच जाता है और जो लोड होता है उसे छोड़ देता है और वापस उसका रॉकेट वापस सुरक्षित चलाता है। तो ये चीज़ें हम भी भारत में विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। और NGLV भारत की निम्न कक्षा में अधिकतम 30 टन तक वजनी नीति भार को स्थापित करने में सक्षम होगा। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है, ठीक है, यानी लो अर्थ ऑर्बिट पे पहुंचाएगा। साथ ही इस रॉकेट के प्रथम चरण का पुनर्प्रयोग भी किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में भारत में 10 टन तक वजनी उपग्रहों को पृथ्वी की LEO निम्न कक्षा में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। साथ ही भारत 4 टन तक वजन वाले उपग्रहों को भू-तुल्यिक अंतरण कक्षा तक यानी जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट तक भेजने में सक्षम है। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। उपयुक्त क्षमताएं वर्तमान में जैसे PSLV हो गया, ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल LVN-3 हो गया, तो ये आपका लॉन्च व्हीकल है, ठीक है, LVM-3 और SSLV, तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, इनके माध्यम से भारत करता है। और ये भारतीय उद्योग की अधिकतम, ये जो NGLV हम बना रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम करने वाला है। ये आपका एक उच्च पेलोड, लागत प्रभावी रहेगा और रीयूजेबल रहेगा, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य रहेगा, यानी कॉमर्शियली वायबल रहने वाला है ये। NGLV को हम 3 विकासात्मक उड़ानें जो हैं आयोजित की जाएंगे, D1, D2, D3, ठीक है। इसको पूरा करने का लक्ष्य 8 वर्ष है के अंदर पूरा करने का लक्ष्य है, जो कि रखा गया है, यानी 96 माह तक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। पोलारिस स्टार मिशन बात कर लेते हैं, तो ये नासा के फ्लोरिडा स्थित जो कैनेडी स्पेस सेंटर है, तो यहाँ से इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण है जो कि किया गया है। ये स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट द्वारा ड्रैगन अंतरिक्ष यान के माध्यम से है, जो कि प्रक्षेपित किया गया है। इस मिशन के तहत एक 4 सदस्यीय नागरिक दल है जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया है, जो कि निम्नवत है। तो इसमें देखिए ये अन्ना मेनन, आपको नाम ध्यान रखना है, ठीक है। ज्ञातव्य है कि जेरेड इसाकमैन शिफ्ट फॉर पेमेंट इंक नामक अमेरिकी कंपनी के संस्थापक और CEO हैं। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि ये भी गए हैं इसमें। इन्होंने इस मिशन को वित्त पोषित भी किया है। किसने? इसाक मैन ने। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। एक सेकेंड। लगभग 5 दिनों तक पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगाने के बाद पोलारिस डार्ट मिशन जो है अंतरिक्ष यात्री को 15 सितंबर 2024 को पृथ्वी पर वापस लेकर आ गया है। अब देखिए इसने जो उपलब्धियां हासिल की हैं तो क्या है, तो ये देखिए इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पहली व्यावसायिक स्पेस वॉक है जो कि पूरा किया गया है। स्पष्ट है कि इसमें नॉन प्रोफेशनल अंतरिक्ष यात्री के द्वारा ये प्रथम स्पेसवॉक थी। यह स्पेसवॉक पृथ्वी से लगभग 190 गुणे 700 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में आपके 17,500 मील प्रति घंटे की गति से यात्रा के दौरान संपन्न हुई, ठीक है। अंतरिक्ष में जो वाक्यूम यानी निर्वात की स्थिति में स्पेस वॉक को संचालित करने में स्पेस एक्स द्वारा निर्मित EVA,
जिसे क्या कहते हैं एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी स्पेस सूट ने अंतरिक्ष यात्रियों की है जो कि मदद की थी। इस मिशन के दौरान उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की कक्षा में सर्वाधिक ऊंचाई प्राप्त की है। ये चीज भी आपको बता देना। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान पृथ्वी की सतह से 1408 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भरने में सफल रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे आपके लिए बात करते हैं पोलारिस डायन मिशन। ये पोलारिस कार्यक्रम के तहत आयोजित होने वाले 3 मानव अंतरिक्ष उड़ानों मिशन में से पहला मिशन है। इस कार्यक्रम का नामकरण जो कैसे किया गया है तो पोलारिस नामक एक तारामंडल था जिसके नाम पर इसे रखा गया है। ठीक है, यह 3 सितारों का एक तारामंडल है जिसे आमतौर पर नॉर्थ स्टार के नाम से जाना जाता है। इस मिशन के दौरान मिशन विशेषज्ञ सराह गिलिस ने वायलिन पर स्टार वार्स द फोर्स अवेकन्स नामक फिल्म के गीत जो रेस थीम है इसकी धुन भी बजाई थी। ठीक है, इसको देखिए आईएसएस हेतु संयुक्त एक्जियोम स्पेस इसरो मिशन, तो ये इंटरनेशनल स्पेस इस एजेंसी की बात की जाए तो आईएसएस जो स्टेशन हम बनाएंगे उससे संबंधित है। तो यहाँ पर देखिए अमेरिकी कंपनी तो एक्जियोम स्पेस है, इसने इसरो के साथ एक ऐतिहासिक अंतरिक्ष उड़ान समझौते पर है जो कि हस्ताक्षर कर लिए हैं। इसके अंतर्गत एक्जियोम मिशन 4 के तहत भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना। यह एक राष्ट्रीय मिशन असाइनमेंट बोर्ड ने इस मिशन के लिए प्राइम और बैकअप मिशन पायलट के रूप में 2 गगन यात्रियों की है जो कि सिफारिश की है। इसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला प्राइम और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्ण नायर बैकअप के रूप में शामिल हैं। यह एक एमसीओपी द्वारा उपयुक्त दोनों क्रू सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन हेतु उड़ान भरने की अंतिम मंजूरी प्रदान की जाएगी। तो ये आपका एमसीओपी क्या है तो मल्टीलेटरल क्रू ऑपरेशन पैनल है जिसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा कि उड़ान भरनी चाहिए या नहीं। ठीक है, गगनयान मिशन 4 की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए 4 जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको नामित कर दिया गया है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एस्ट्रोनॉट विंग्स हैं जो कि प्रदान कर दिए गए हैं। तो पहला आपके प्रशांत बालकृष्णन नायर हैं और दूसरे हैं अजीत कृष्णन, तीसरे अंगद प्रताप, चौथे हैं आपके शुभांशु शुक्ला हैं। ठीक है, अगली खबर है आपकी मिशन रूमी RHUMI 2024। तो इसे 24 अगस्त 2024 को भारत द्वारा विश्व में पहली बार एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट का है जो कि मोबाइल लॉन्चर है जो इसे लॉन्च किया गया है। रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, इस मिशन का नाम आपको मैंने जी बताया कि मिशन रूमी करके है। ठीक है, रियूजेबल हाइब्रिड रॉकेट, एक सेकेंड, इसे आप देख सकते हैं। ठीक, इस मिशन को तमिलनाडु के तटीय गांव थिरुविंथाई से लॉन्च किया गया है। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा तो एक पुनर्प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट को एक सब ऑर्बिटल ट्राजेक्टरी में प्रक्षेपित है जो कि किया जाएगा और किया गया है। इसमें रॉकेट 3 क्यूब उपग्रहों को समुद्र स्तर से अधिक ऊंचाई तक ले जाएगा। यह उपग्रह जो है ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन पर अनुसंधान संचालित करने के उद्देश्य से डाटा एकत्र करने का काम करेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ठीक, और इसमें क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक प्रकार का पर्यावरण अनुकूलन जो है रॉकेट है और ये पूरी तरह से आतिशबाजी और टीएनटी से मुक्त है। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। इसमें आतिशबाजी नहीं होगी और ना ही टीएनटी इसमें होगी, इन दोनों से मुक्त है ये। आइए देखिए, ये तरल और ठोस ईंधन प्रणोदक प्रणालियों दोनों प्रकार से काम कर सकता है और इसकी इफिशियंसी में सुधार और परिचालन लागत में काफ़ी अच्छी कटौती देखने को मिली है। ठीक है, अब आगे बात करें द मून मैन ऑफ इंडिया। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये कौन है तो श्री अन्नादुराई, इनका नाम जरूर ध्यान दीजिएगा। URV उपग्रह केंद्र से है जो कि बेंगलुरु के ये पूर्व निर्देशक है जो कि रहे UR राव। उपग्रह केंद्र के ये पूर्व निदेशक रह चुके हैं। द मून मैन ऑफ इंडिया, इनका नाम क्या है श्री अन्नादुरई। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये इस मिशन के निदेशक कौन है तो मिशन के निदेशक आपके डॉक्टर आनंद मेंगलम है। ये स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक और CEO हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। अब आगे देखिए SSLV D3EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो 8वां मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। ये 16 अगस्त 2024 को SSLV की तीसरी विकासात्मक उड़ान है जिसका सफलतापूर्वक भेजा गया। इस सफल उड़ान के साथ SSLV का विकासात्मक चरण भी पूर्ण हो गया है
उल्लेखनीय है, आप ध्यान दीजिएगा, ये एसएसएलवी की प्रथम विकासात्मक उड़ान आपकी 7 अगस्त 2022 को संपन्न हुई थी, ठीक है, और दूसरी आपकी 2023 फरवरी 2023 में संपन्न हुई थी। और जो एसएसएलवी ये D3 है तो ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से है, जो कि लॉन्च किया गया है, ठीक है। इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, मुख्य उपग्रह के रूप में इसरो का नवीनतम जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 08 है, इसको पृथ्वी की सतह से 475 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में स्थापित किया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। यह उपग्रह चेन्नई स्थित इस स्टार्टअप है, कौन सा, स्पेस रिक्शा, इसके द्वारा है इसे विकसित किया गया है। इसमें 2 पेलोड रहने वाले हैं, इनमें से एक पेलोड जो है लोरा M2M मैसेजिंग प्रणाली का विकास चेन्नई स्थित स्पेस किड्स इंडिया ने किया है, ठीक है। और इसी प्रकार दूसरा जो है SRM पब्लिक स्कूल द्वारा स्पेस रिक्शा मोड में किसी पेलोड को लॉन्च करने वाला प्रथम भारतीय स्कूल है, जो कि बन गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 8वें की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका वजन 175 किलोग्राम है, ठीक है। यह उपग्रह अपने साथ 3 पेलोड को लेकर जाएगा। तो एक तो है EOIR इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड पेलोड, और GNSS-R, ये ध्यान दीजिएगा, GNS तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम रिफ्लेक्टोमेट्री पेलोड। इसके बाद तीसरा क्या है, SIC-UV डोसीमीटर है, तो SIC-UV डोजीमीटर, ठीक। इसके बाद देखिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट के उद्देश्य आपको ध्यान देना है। ये 8वां जो भेजा गया है, इसके हम उद्देश्य देखें तो ऑब्जेक्टिव क्या है, तो एक माइक्रो सैटेलाइट की डिजाइन एवं विकास करना, दूसरा क्या है माइक्रो सैटेलाइट बस के अनुरूप पेलोड उपकरणों का निर्माण करना, भविष्य के परिचालन उपग्रहों के लिए आवश्यक नई प्रौद्योगिकियों को शामिल करना, ध्यान दीजिएगा, ठीक। एसएसएलवी की बात कर लेते हैं। तो स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये एक नए प्रक्षेपण यान है। ये छोटे छोटे जो उपकरण होते हैं या पेलोड होते हैं, उन्हें भेजने के लिए ये यूज किया जाता है। एसएसएलवी की देखिए ऊंचाई 34 मीटर है, इसका व्यास 2 मीटर है, और उत्थापन द्रव्यमान लिफ्ट ऑफ मास कितना है, 120 टन है। यह देख सकते हैं 10 से 500 ग्राम तक, 10 से 500 किलोग्राम 10 किलो से 500 किलो तक के भार के छोटे सूक्ष्म और नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा तक है भेज सकता है। एसएसएलवी जो है एक 3 स्टेज रॉकेट है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है, और ये सॉलिड प्रोपल्सन स्टेज पर काम करता है, ये चीज भी आपको ध्यान देना। पुष्पक की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसरो का पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान है ये। इसे देखिए 23 जून 2024 को इसरो ने अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल का अवतरण है, जो कि सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है। LEX नामक परीक्षण करके लैंडिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक। इस रॉकेट के लैंडिंग परीक्षण की श्रृंखला में यह तीसरा और अंतिम परीक्षण था, जो कि सफल हो गया है। इस परीक्षण का आयोजन कहाँ किया गया, तो ATR जो एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज है, चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, पुष्पक के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये भारत के लिए बहुत ज्यादा हिस्टोरिक चीज है। इसी से आप देखेंगे आगे, जैसे इलॉन मस्क अपने रॉकेट को, जो उनका फाल्कन 9 वगैरह, तो बोला बहुत बड़े हो गए, लेकिन फिर भी ये एक हमारा छोटा सा कदम है, बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इस मिशन के तहत RLV रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से, जो चिनूक हेलीकॉप्टर है, इससे प्रमोचित किया गया था। प्रमोशन के बाद इस रॉकेट ने रनवे के ठीक बीच में 320 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक की गति से सटीक क्षैतिज लैंडिंग है, जो कि की है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बात करें, पुनर्प्रयोज्य प्रक्षेपण यान तकनीकी प्रदर्शन कार्यक्रम RLV-TD प्रोग्राम, तो इसरो के द्वारा ये किया गया है, ठीक है। इसे आप छोड़ भी सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण चीजें नहीं है, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक। अब देखिए पूर्णतः 3D प्रिंटेड इंजन युक्त विश्व का प्रथम रॉकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा। ये एकल 3D मुद्रित इंजन है, और विश्व के प्रथम रॉकेट का प्रक्षेपण है, जो कि किया गया है। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से संपन्न किया गया है। यह प्रक्षेपण चेन्नई स्थित अंतरिक्ष क्षेत्र के स्टार्टअप जो अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड है, इसके द्वारा ही किया गया है। यह प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार स्थित भारत के प्रथम निजी लॉन्च पैड से किया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना, भारत का प्रथम निजी लॉन्च पैड कौन सा है, सार, ठीक है। यह सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में स्थित है। भारत में प्रथम निजी लॉन्च पैड को हमने क्या नाम दिया है, तो इसे हमने धनुष नाम है दिया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना। यह लॉन्च पैड अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा है, जो कि विकसित किया गया है, ठीक है। और देखिए इस रॉकेट का नाम क्या दिया गया है, जो 3D प्रिंटेड है, तो अग्निबाण इसका नाम दिया गया है, अग्निबाण सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर, ठीक है, इसका नाम दिया गया है। यह भारत में सेमी क्रायोजेनिक इंजन द्वारा चालित किसी रॉकेट का प्रथम प्रक्षेपण भी था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए इस मिशन में जिस एकल 3D मुद्रित अर्ध क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का प्रयोग किया गया था उसे हमने अग्निलेट नाम दिया गया है। यह चीज भी आपको ध्यान देनी है। ठीक, इसके अलावा और क्या क्या चीजें हैं जो आपको महत्वपूर्ण, बस आप इतना ध्यान दीजिएगा। अग्निबाण एक द्विचरणीय रॉकेट यानी 2 चरणों में जाएगा और ये 300 किग्रा तक का वजनी उपग्रह को 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक है जो कि भेज सकता है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ब्लू ओरिजिन का NS-25 मिशन की बात कर लेते हैं तो अमेरिका की ये स्पेस एजेंसी है। ठीक है, यह एक उपकक्षीय अंतरिक्ष उड़ान मिशन था। ठीक है, आपका कौन का NS-25। ठीक है, ये 7वां उड़ान था न्यू शेपर्ड कार्यक्रम के तहत। इस मिशन के तहत 6 अंतरिक्ष यात्रियों को जो भेजा गया था ऊपर, और इसमें एक भारतीय उद्यमी और पायलट था गोपी थोटाकुरा। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। गोपी थोटाकुरा के बारे में ध्यान दीजिएगा। भारत के पहले नागरिक अंतरिक्ष पर्यटक हैं जो आपके अंतरिक्ष में टूरिज्म करने गए हैं। इससे पहले देखिए पहले कौन से अंतरिक्ष यात्रा करने वाले, तो राकेश शर्मा थे। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए न्यू शेफर्ड जो है ब्लू ओरिजिन का पूर्णतः पुनर्प्रयोज्य यानी रीयूजेबल जो है यह रॉकेट है। ये चीज आपको ध्यान देना। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट की बात कर लेते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुलाशेखरपट्टिनम में भारत के द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट का शिलान्यास जो कि किया है। कुलाशेखरपट्टिनम की बात करें तो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में ये स्थित एक तटीय गांव है। भारत का द्वितीय अंतरिक्ष पोर्ट 24 महीनों के अंदर जो है कार्यशील हो जाएगा और यह गैर सरकारी उद्यमों की अंतरिक्ष गतिविधियों का संवर्धन करने का काम करेगा। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और ये SSLV के माध्यम से जो कि भेजा जाएगा। ये चीज भी आपको ध्यान देना, बस इतना ध्यान दीजिएगा और इसमें ज्यादा चीज इंपॉर्टेंट नहीं। इसको देखिए 2005 EX-296 क्षुद्र ग्रह, ये देखिए इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा प्रोफेसर जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नामकरण है जो कि दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए 2005 EX-296 नामक क्षुद्र ग्रह को जयंत मूर्ति नाम है जो कि दिया गया है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब आगे बात करें इस क्षुद्र ग्रह की खोज कब की गई, तो 2005 में इसकी खोज की गई थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके बाद बात करें हम स्टेटियो शिव शक्ति की, तो देखिए प्लानिटरी सिस्टम नॉमेनकल्चर के लिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के कार्यकारी समूह ने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर के लैंडिंग स्थल के लिए स्टेटियो शिव शक्ति नाम को मंजूरी है जो कि दे दी है। जो हमने शिव शक्ति नाम प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया था, आपको थोड़ा बहुत बाहर से नॉइज आ रही होगी तो उसे आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी ज्यादा कंस्ट्रक्शन का काम घर के आसपास चल रहा है, तो इस नाम को IAU की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है, यानी वर्ल्ड में भी ये अब इसी नाम से जाना जाएगा। ठीक है, 23 अगस्त 2023 को इसरो ने चंद्रयान-3 मिशन के लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में सफलता प्राप्त की गई थी। और ये जो विक्रम हमारा लैंडर था, ये चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था, इसे हमने शिव शक्ति का नाम है जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान देना है। इसको देखिए विक्रम 1 के चरण सेकंड का परीक्षण की बात करें तो 27 मार्च 2024 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसके द्वितीय चरण का है सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। ये श्रीहरिकोटा स्थित जो आपका सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां पर किया गया है। और द्वितीय चरण को हमने नाम क्या दिया है, तो कलाम 250 नाम है जो कि हमने दिया है। तृतीय चरण को कलाम 100 का सफलतापूर्वक परीक्षण पहले ही किया जा चुका है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसको देखिए 2023 को 24 अक्टूबर 2023 को स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड ने विक्रम 1 रॉकेट का अनावरण है जो कि किया था। यह इस कंपनी का प्रथम वाणिज्यिक रॉकेट था और ये मल्टी स्टेज पर काम करता है। यह रॉकेट 480 किग्रा भार को 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक लो इंक्लाइनेशन ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने में सक्षम है। और विक्रम 1 ध्यान दीजिएगा ये पूर्णतः कार्बन फाइबर निर्मित रॉकेट है और यह 3D प्रिंटेड तरल इंजनों से भी युक्त है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और यही इसकी स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है जिसने अंतरिक्ष क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कल्पना फेलोशिप की घोषणा भी की थी। ये चीज भी आपको ध्यान देना। ODSS क्या है, तो चंद्रमा पर लैंड करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यह अंतरिक्ष यान अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित जो कैनेडी स्पेस सेंटर है SpaceX के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा है जो कि प्रक्षेपित किया गया था। ये अंतरिक्ष यान ह्यूस्टन स्थित जो इंटेंसिव मशीन्स नामक एक वाणिज्यिक कंपनी है, इसके IM-1 मिशन के तहत है जो कि प्रक्षेपित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना है। इस मिशन के तहत थी एक नोवा-C रोबोटिक चंद्र लैंडर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र के में स्थित मेलापार्ट 1 क्रेटर के निकट है जो कि उतारा गया है। और ये नोवा-C
लूनर लैंडर को ही हम ओडियोसिस नाम है जो कि दिया गया है। ठीक है, ओडियोसिस का मतलब क्या है, तो ये वर्ष 1972 में अपोलो 17 वाला जो मिशन था, इसके बाद चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाले प्रथम अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थे। ठीक है, अंतरिक्ष यान था ये ओडियोसिस। ठीक, इसको देखिए ध्यान दीजिएगा, मेलापार्ट 1 क्रेटर, तो इस क्रेटर का नाम चार्ल्स मेलापार्ट के नाम पर रखा गया था। चार्ल्स मेलापार्ट बेल्जियम के खगोल वैज्ञानिक थे। हाप्स का सफल परीक्षण, तो ये हाप्स क्या है, तो CSIR जो आपका बेंगलोर में है। ठीक है, CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, तो बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने एक सौर ऊर्जा संचालित जो आपका छद्म उपग्रह है, जिसे हम स्यूडो सैटेलाइट भी कहते हैं, इसका पहला सफलतापूर्वक परीक्षण है जो कि कर लिया गया है। यह नई पीढ़ी का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, UAV है। ठीक है, यह कोई सामान्य UAV नहीं है, बल्कि समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर तक उड़ान भरने में ये सक्षम है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस प्रकार के UAV को हम हैप्स कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है, हाई एल्टीट्यूड स्यूडो सैटेलाइट, ये चीज आपको ध्यान देना है। या फिर इसे हम हेल भी कहते हैं, तो हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस व्हीकल। ठीक है, उल्लेखनीय कि हैप्स को अंतरिक्ष में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रह और वायुमंडल में कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले ड्रोनों के मध्य उपस्थित अंतराल को कम करने के लिए है, जो कि डिजाइन किया जाता है। और इसका परीक्षण कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में स्थित जो चल्लेकरे है वहां पर किया गया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। इसके अलावा देखिए आगे देखिए, GSLV F-14 या इनसैट 3DS की बात कर लेते हैं, तो इनसैट 3DS उपग्रह को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है इसरो के द्वारा। और इससे हमने प्रक्षेपण यान हमारा था GSLV F-14, उससे प्रक्षेपित किया गया है। इनसैट 3DS की बात कर लें तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, यह एक मौसम विज्ञान उपग्रह मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है। ठीक है, इनसैट 3D और इनसैट 3DR उपग्रहों के साथ देश की मौसम विज्ञान संबंधी सेवाओं में है, जो कि ये वृद्धि करने का काम करेगा, जैसे कि डिजास्टर वार्निंग में काम आएगा, और मेट्रोलॉजिकल जो ऑब्जर्वेशन की जाती है उनमें भी काफी ज्यादा हेल्प है जो कि मिलने वाली है। ठीक है, अब देखिए ये सेंटर आपको ध्यान देना है, नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग, ये कहाँ है, तो नोएडा में स्थित है। इसके बाद देखिए IITM की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेप्रोलॉजिकल ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी, तो ये पुणे में स्थित है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ये भी चेन्नई में है। इसके अलावा देखिए ईसो की बात करें, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस, ये आपका हैदराबाद में है। सद मिशन की अन्य खास बातों की बात करें तो देखिए GSLV की ये 16वीं उड़ान है, GSLV की ये देखिए 10वीं उड़ान है, और GSLV की स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण की बात करें तो ये 7वीं रिपोर्ट है, इसे आप छोड़ सकते हैं, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हालांकि GSLV F-14 की बात करें तो ऊंचाई इसकी 51.7 है, भार कितना ले जा सकती है, 420 टन, और कितने स्टेज पर काम करता है, 3 स्टेज पर है जो कि काम करता है। PSLV C-58 एक्सपो सेट मिशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम में आ भी चुका है, वनडे एग्जाम्स में। ये 1 जनवरी 2024 को इसरो द्वारा है जो कि एक्सपोसैट उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है PSLV C-58 व्हीकल के द्वारा। ठीक है, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के द्वारा इसे भेजा गया है, और ये PSLV की 60वीं उड़ान है, और PSLV DL संस्करण की 4थी उड़ान है। एक्सपोसैट का पूर्ण रूप ध्यान दीजिएगा, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म है। यह इसरो का पहला ऐसा वैज्ञानिक उपग्रह है जो खगोलीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन के अंतरिक्ष आधारित ध्रुवीकरण मापन, जो स्पेस बेस्ड पोलराइजेशन मेजरमेंट्स है, उसके अनुसंधान में ये काम करेगा। 2 वैज्ञानिक पेलोड को है जो कि यहाँ पर ले गाया गया है, एक पोलिक्स और एक्स सेपेक्ट है, ये चीज आपको ध्यान रखना। पोलिक्स का मतलब क्या है, पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, दूसरा क्या है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग। ठीक, अब देखिए पोलिक्स का विकास किसने किया है, तो रमन अनुसंधान संस्थान जो आपका बेंगलोर में है, और जबकि एक्स स्पेक्ट का किसने किया है, तो UR राव उपग्रह केंद्र। ठीक है, इसके द्वारा है जो कि किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे बात करें, इसे आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक्सपोसैट के सफल परीक्षण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों जैसे खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करने वाले जो वेधशाला है प्रक्षेपित करने वाले दूसरा देश है जो कि बन गए हैं। इसके पहले नंबर पर कौन है, तो नासा है, ये चीज आपको ध्यान देना है, यानी अमेरिका की सरकारी कंपनी है। ठीक, इसके पूर्व अमेरिका में 2021 में अमेरिका के द्वारा 2021 में भेजा गया था XIXPE नाम से, इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए उपग्रह संबंधित संस्थान की बात करें तो रेडिएशन शील्डिंग एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, ये कौन संस्थान संबंधित इससे, टेक मी टू स्पेस है। वुमेन इंजीनियर सैटेलाइट, ये आपका देखिए लाल बहादुर शास्त्री महिला प्रौद्योगिकी संस्थान जो तिरुवनंतपुरम में है, वहां से भेजा, वहां का उपग्रह है ये। ठीक है, बिलीफ सेट ओ की बात करें तो KJ सुमैया प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई से संबंधित है। इसको देखिए गीता
ग्रीन इम्पल्स ट्रांसमीटर की बात करें तो इंस्पीसिटी स्पेस लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड ठाणे के द्वारा, जो मुंबई में है, ठीक। इसके अलावा इन्हें आप छोड़ सकते हो, उतना महत्वपूर्ण है। रुद्र, ध्यान दीजिएगा, रुद्र आपका बेलाट्रिक्स एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलोर के द्वारा है, ठीक। इसके अलावा इसे आप छोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा अंदर घुस के पूछने वाला है नहीं है, ठीक है। नासा का साइकी अंतरिक्ष यान की बात करें तो देखिए नासा के द्वारा ये भेजा गया है। नासा के साइकी अंतरिक्ष यान को स्पेसएक्स के फाल्कन हैवी रॉकेट के द्वारा है, जो कि प्रक्षेपित किया गया है, और इस अंतरिक्ष यान को फ्लोरिडा में कैनेडी स्पेस सेंटर के लॉन्च कॉम्प्लेक्स 39A से है, जो कि लॉन्च किया गया है। साइकी अंतरिक्ष यान के साथ नासा का DSOC डीप स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन नामक एक प्रयोग है, जो कि भेजा गया है। यह पहली बार चंद्रमा मून से परे लेजर संचार का परीक्षण करने का काम करेगा। साइकी जो है नासा का एक अंतरिक्ष मिशन है, ये चीज भी आपको जानना है, जिसे साइकी नाम के ही मेटल रिच एस्टेरॉयड के अध्ययन हेतु है, जो कि प्रारंभ किया गया है। नासा का यह प्रथम ऐसा मिशन है जो कि चट्टान एवं बर्फ से अधिक धातुओं से युक्त किसी भी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन करने का काम करेगा। यह सोलर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन पर काम करता है, और इस अंतरिक्ष यान के वर्ष 2029 तक साइकी क्षुद्र ग्रह तक पहुंचने का लक्ष्य है, जो कि निर्धारित किया गया है। ये चीज आपको ध्यान देना। साइकी क्षुद्र ग्रह की बात करें तो 1852 में इसकी गैस्पेरिस नामक वैज्ञानिक द्वारा ही की गई थी, जो कि इटालियन वैज्ञानिक थे। ये 16वां क्षुद्र ग्रह था, इसे कारण इसे 16 साइकी भी कहा जाता है, ठीक है। इस क्षुद्र ग्रह का नाम प्रतीक प्राचीन ग्रीक पौराणिक कथाओं में जो आत्मा की देवी गॉडेस ऑफ द सोल के नाम पर भी रखा गया था। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अधिकांश क्षुद्र ग्रह जो है ये चट्टानी और बर्फीले होते हैं, ध्यान दीजिएगा, परंतु इस जो क्षुद्र ग्रह, ये जो एस्टेरॉइड है, ये चट्टान और बर्फ से अधिक धातु विद्यमान है इस पर, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। साइकिल क्षुद्र ग्रह की बात करें तो ये मार्स और जुपिटर के बीच जो मेन एस्टेरॉइड बेल्ट है, वहां पर ये सूर्य की परिक्रमा करता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अगली खबर है आपकी यूरोप का प्रथम निजी रॉकेट। तो इसका नाम क्या है, म्यूरा 1 है, जो कि लॉन्च कर दिया गया है, ठीक है। यूरोप का यह प्रथम निजी रॉकेट है, ठीक है। ये स्पेनिश कंपनी है PLD स्पेस द्वारा है, जो कि म्यूरा 1 को है, जो कि लॉन्च किया गया है। ये एक प्रकार से रियूजेबल रॉकेट से है लॉन्च किया गया है। यह मिशन इस रॉकेट के अटलांटिक महासागर में गिरने के साथ ही है, जो कि समाप्त हुआ। म्यूरा 1 रॉकेट के प्रथम मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो इसका उपकक्षीय परीक्षण उड़ान का संचालन करना था। म्यूरा 1 जो है देखिए, इसके पूर्व का नाम एरियन 1 था, के नाम से भी इसे जाना जाता है। म्यूरा 1 देखिए सब ऑर्बिटल रियूजेबल रॉकेट है, जिसे निजी तौर पर यूरोप में विकसित किया गया है। अगली खबर क्या है, PSLV C-57 आदित्य L1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। C-58 वाला भी ध्यान दीजिएगा, उससे हमने क्या बताया था, कमेंट बॉक्स में बताइए, मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर PSLV C-57 की बात कर लेते हैं। इससे हमने आदित्य L1 मिशन है जो कि भेजा है, ये देख सकते हैं 2 सितंबर 2023 को भारत के जो ध्रुवीय उपग्रह परीक्षण यान, यानी से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-57 कहते हैं, इसके माध्यम से आदित्य L1 को हमने अंतरिक्ष यान के माध्यम से सफलतापूर्वक है जो कि प्रक्षेपण किया है। ये भेजा कहाँ से गया, ये ध्यान दीजिएगा, ये श्रीहरिकोटा से जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से भेजा गया है, द्वितीय लॉन्च पैड से। और संस्कृत में आदित्य का अर्थ आपको पता ही है कि सूर्य होता है। आदित्य L1 में क्या है, L1 ये आपका लैग्रांजे पॉइंट 1 है, इसको संदर्भित करता है। ये आदित्य L1 जो है भारत का प्रथम सौर मिशन है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। सूर्य के अध्ययन के लिए स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन मिशन ये फर्स्ट है, पहला है जो कि हमने इसे भेजा है, ठीक है, अंतरिक्ष में, जो सूर्य के अध्ययन के लिए भेजा गया है। 6 जनवरी 2024 को आदित्य L1 मिशन जो है ये सूर्य पृथ्वी प्रणाली के प्रथम लैग्रेंजे पॉइंट जो L1 है के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में स्थापित कर दिया गया है। इस कक्षा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितनी है, तो 1.5 मिलियन किलोमीटर है। आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूरी सूर्य पर स्थित है, सूर्य से, ठीक है। आदित्य L1 जो है अंतरिक्ष यान ना तो सूर्य पर लैंड करेगा और ना ही उसके निकट जाएगा, ये चीज आपको ध्यान नहीं, ये केवल गोला लगाएगा, उसके पास नहीं जाएगा। पास जाएगा भाई तो वहां पर जल जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, लैग्रेंज पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर चाहे वो पृथ्वी की ग्रेविटी हो या सूर्य की ग्रेविटी हो, ये वहां पर नगण्य हो जाती है, ठीक है। यानी वो न पृथ्वी की तरफ आकर्षित होगा ना ही सूर्य की तरफ आकर्षित होगा, ऐसे पॉइंट होते हैं। तो यही लैग्रेंज पॉइंट है जहां पर भेजा गया है, तो ये ना सूर्य की तरफ जाएगा और ना ही पृथ्वी की तरफ वापस आएगा, ये अपना वहीं पर चक्कर लगाता रहेगा, ठीक है।
अब देख सकते हैं ये लैग्रेंज पॉइंट हम देख लेते हैं। तो ये इटालियन फ्रेंच गणितज्ञ थे जोसेफ लुई लैग्रेंज, इनके नाम पर रखा गया था। ये देख सकते हैं आप, दो विशाल पिंड जैसे पृथ्वी और सूर्य है, इनका जो संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल होता है किसी छोटे पिंड जैसे अंतरिक्ष यान द्वारा इनके साथ गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल के ये बराबर हो जाता है। ठीक है, इस कारण इन बिंदुओं पर स्थापित कोई भी पिंड इन दोनों खगोलपिंडियों के संबंध में अपेक्षाकृत संतुलन में आ जाते हैं, बैलेंस में आ जाता है, यानी ना ही वो पृथ्वी की तरफ जाते हैं और ना ही वो सूर्य की तरफ जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देख सकते हैं गुरुत्वाकर्षण नहीं जूझना होता है, यानी यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है दोनों का, ये चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए कुल 5 लैग्रेंजे पॉइंट पाए जाते हैं, L1 L2 L3 L4 L5। लैग्रेंजे पॉइंट 1 जो है ये सूर्य पृथ्वी रेखा के मध्य है। ठीक, ये चीज आपको ध्यान देना है। आदित्य L1 मिशन सूर्य के व्यवस्थित अध्ययन को संचालित करने के लिए अपने साथ 7 जो साइंटिफिक पेलोड से उनको ले गए हैं, ये चीज आपको ध्यान देना। इनके नाम आप देख लीजिए एक बार बड़ा बड़ा, बाकी ये ध्यान दीजिएगा 7 है, नंबर जरूर याद रखिएगा। VELC विजुअल इमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, सूट है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, सोलेक्सस ये सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हेलियोस की बात करें तो हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इसके बाद एस्पेक्स आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इसके बाद पापा प्लाज्मर एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इसके बाद है एडवांस्ड ट्रायल एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर स्टिक। 2024 में पापा पेलोड जो है ये कोरोनल मास इंजेक्शन के प्रभाव के सौर प्रभाव का है जो कि इसने पता लगाया। ठीक है, सोलर विंड इम्पैक्ट का है जो इसने पता लगाया है, किसने, पापा ने। ठीक है, अब पापा पेलोड का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, ध्यान दीजिएगा, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए ये नवमित्र डिवाइस की बात कर लेते हैं। तो इसरो द्वारा नवमित्र नामक एक इनोवेटिव सेफ्टी डिवाइस है जो कि परीक्षण किया गया है। ये एक भारत के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह परीक्षण जो है आपके केरल स्थित निंदकारा उपनगर में किया गया है, जहां इस उपकरण को एक फिशिंग वेसल पर स्थापित किया गया है। नवमित्र देखिए ये इसरो के अहमदाबाद स्थित जो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है वहां पर ये विकसित किया गया है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इस उपकरण को समुद्री यात्राओं के दौरान जो मछुआरे होते हैं उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ये आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। इसके फलस्वरूप समुद्र में जो मत्स्य नौका चलाने वाले होते हैं और समुद्री अधिकारियों के बीच निर्बाध रूप से कनेक्टिविटी के लिए काम है, क्योंकि कई बार होता क्या है, सुनामी आ रही है या बहुत ज़्यादा तूफान जैसे की स्थिति बन रही है या ज्वार भाटा आने की उम्मीद है, तो इन सब चीज़ से होता क्या है कि तुरंत ही उनको आगाह कर दिया जाता है कि आप तुरंत वापस आइए तटों के पास। ठीक है, ये सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। देखिए लूना 25 मिशन की बात कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ चुका है। लूना 25 ये रूसी चंद्र लैंडर मिशन है जो पिछले 47 वर्षों में रूस द्वारा चंद्रमा की सतह पर लैंड करने के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया पहला चंद्र मिशन है। इससे पूर्व 1976 में है जो कि लूना 24 है, जो कि रसिया के द्वारा भेजा गया था, उस समय USSR था रसिया। ठीक है, यहाँ पर देखिए रॉसकॉसमॉस द्वारा 11 अगस्त 2023 को सोयूज 2.1B रॉकेट के द्वारा है जो कि इसे प्रक्षेपित किया गया था। तो जरूर व्हीकल का भी ध्यान दीजिएगा। लूना 25 मिशन को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर बोगुस्लावस्की क्रेटर के निकट लैंड किया जाना था। ठीक है, लेकिन 20 अगस्त 2023 को रॉसकॉसमॉस द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार लूना 25 का जो कनेक्शन है वो सेंटर से टूट जाता है, जिसके कारण यह चंद्रमा की सतह से टकराकर नष्ट हो गया। ठीक है, 2021 में रूस और चीन ने IRS इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन के निर्माण के लिए एक MOU है जो कि हस्ताक्षरित किया है, यानी दोनों लोग मिलकर एक स्टेशन बनाएंगे। कहाँ पर, तो चंद्रमा में बनाएंगे। चंद्रयान 3 की देखिए सफल लैंडिंग हम देख लेते हैं। तो चंद्रयान 3 को हम 14 जुलाई 2023 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करते हैं। इसे LVM-3M4 प्रक्षेपण यान के माध्यम से प्रक्षेपित किया जाता है। यह ध्यान दीजिएगा LVM-3 रॉकेट की है चौथी ऑपरेशनल फ्लाइट थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना। यह प्रक्षेपण आपका श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है वहां से इसे लॉन्च किया गया था। लिफ्ट ऑफ के समय चंद्रयान 3 का कुल भार ध्यान दीजिएगा कितना है, तो 3895 किग्रा था। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख घटक थे। पहला क्या है आपका मॉड्यूल था,
एन इंडिजीनियस प्रोपल्जन मॉड्यूल था आपका ये, इसके बाद लैंडर था और रोवर था। रोवर का कुल भार ध्यान दीजिएगा कितना था, 26 केजी था। 23 अगस्त 2023 को लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड कराने में हमें सफलता मिल गई थी। इसी कारण से हमने 23 अगस्त को इंटरनेशनल स्पेस डे भी घोषित कर दिया था। भारत चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वालों में विश्व का चौथा देश है जो कि बन गया है। इससे पहले अमेरिका, रूस और चाइना थे। जनवरी 2024 में चंद्रमा पर जापान की तरफ से भी सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कराई, जिसके कारण से ये विश्व का पांचवा देश है जो कि बन गया भारत के बाद, ठीक है। और चंद्रयान-3 की बात करें हम तो चंद्रमा पर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में सफलतापूर्वक लैंड कराने वाला विश्व का पहला देश है कौन, तो भारत, ठीक है। दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर जो था चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था इसे हमने शिव शक्ति नाम है जो कि दिया था। चंद्रमा पर चंद्रयान-3 की लैंडिंग जिस दिन हुई 23 अगस्त को, उसे हमने नेशनल स्पेस डे भी घोषित किया गया था, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, ठीक। अब चंद्रयान 2 जो था, जहां पर चंद्रयान 2 उतरा था उसे हमने तिरंगा नाम है जो कि दिया था उसी स्थान को, ठीक है। चंद्रयान 2 इसरो के चंद्रयान कार्यक्रम के अंतर्गत दूसरा चंद्र कार्यक्रम था, मिशन था, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। चंद्रयान मिशन जब हमारा पहुंचा तो विक्रम लैंडर से ही आपका जब लैंडर जमीन में उतरा उसके बाद से उसी के अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलता है जो कि चंद्रमा की सतह पर ये उतारा गया था। लैंडर और रोवर द्वारा चंद्रमा की सतह पर किए गए अनुसंधान क्या क्या थे, तो देखिए इसरो ने विक्रम लैंडर से जो संलग्न चेस्ट यानी चंद्राह सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट नामक उपकरण के प्रयोग से हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास की जो सॉइल थी, मृदा थी, इसके तापमान को मापने का काम किया, इस सफलता प्राप्त की, जब हमने मापा तो इसमें देखिए चंद्रमा की सतह जो थी जहाँ पर वहाँ के आसपास पर जहाँ पर ये पहुंचा हमारा लैंडर उतरा था उसके आसपास का तापमान 40 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड था, लेकिन सतह से 80 नीचे का तापमान -10 सेंटीग्रेड था, यानी अच्छी खासी वहाँ पर ठंड थी। तापमान में विभिन्नता यह इंगित करती है कि चंद्रमा की जो ऊपरी मृदा है एक शक्तिशाली तापीय अवरोधक के रूप में कार्य करती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना, कभी तभी इतना ज्यादा अंतर दिख रहा है। 80 कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं हो तो, लेकिन तापमान में डिफरेंस कितना ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। प्रज्ञान रोवर जो था इसमें आपका एलिप्स लगा था, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप था, इसकी मदद से पहली बार दक्षिण ध्रुव के निकट चंद्रमा की सतह की मौलिक संरचना की यथा स्थिति मापन में भी हमें सफलता मिली। इस शोध के फलस्वरूप इस क्षेत्र में सल्फर की उपस्थिति भी हमें देखने को मिली है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसके अतिरिक्त इस क्षेत्र में एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम और टाइटेनियम की उपस्थिति का भी पता चलता है। इसके बाद यहाँ पर मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन की उपस्थिति का भी पता चलता है। इसके बाद रोवर में ही आपका APXS भी लगा था, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। यह उपकरण जो था ये चंद्रमा की सतह पर सल्फर सहित और जो माइनर एलिमेंट थे उनकी उपस्थिति को ढूंढने गया था और वहां पर उपस्थिति को इनकी पुष्टि भी की थी कि यहाँ पर ये पाए गए हैं। अब देखिए विक्रम लैंडर में आपका रामभा था, तो रामभा क्या है, रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इस उपकरण के माध्यम से दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के सतह से संबंधित चंद्रमा में जो प्लाज्मा वातावरण है इसका मापन भी किया गया है। तो चंद्र सतह को खोजने वाला जो प्लाज्मा है अपेक्षाकृत जो है कम घना है, यानी विरल प्रकार का है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। लैंडर में आपके जो ILSA लगा था, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी, तो चंद्रमा पर ये भेजा गया मिम्स माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम प्रौद्योगिकी आधारित पहला ये उपकरण था, ठीक है। अब देखिए आगे बात करें तो शनि के बारे में बात कर लेते हैं। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है जो कि ये बन गया है, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पर 63 नए उपग्रहों की खोज की गई है। इस प्रकार शनि के उपग्रहों की कुल संख्या 83 से बढ़कर अब 146 हो गई, ये चीज ध्यान दीजिएगा। शनि जो है देखिए यहाँ पर जो बृहस्पति के सबसे ज्यादा उपग्रह थे 95, तो उनसे अधिक हो गए हैं। तो पहले नंबर पर आपके उपग्रहों की संख्या की बात करें अब ग्रहों में, तो पहले नंबर पर शनि, दूसरे नंबर पर आपका बृहस्पति आएगा, ठीक है। साथ ही शनि 100 या 100 से अधिक उपग्रह वाला सौरमंडल का पहला ग्रह है जो कि बन गया है। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है, ये तो आपको पता ही है। अब बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, तो गैनीमीड है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। फरवरी 2024 में सौरमंडल में 3 नए प्राकृतिक उपग्रहों की खोज की गई है। इसमें 3 नए उपग्रहों में से 2 उपग्रह जो है नेपच्यून के हैं और एक उपग्रह यूरेनस का है। तो देखिए शनि के 146, इसके बाद बृहस्पति, फिर यूरेनस आता है आपको, ये चीज आपको ध्यान देना है। 52वां ग्रह प्लूटो के 5 उपग्रह हैं, ये चीज भी आप ध्यान दे सकते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम तकनीक और प्रौद्योगिकी की बात कर लेते हैं जो वर्तमान में
चर्चा में है। तो भारत का 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये आपका देख सकते हैं गुजरात में जो आपका काकरापुर की इकाई है, काकरापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन इकाई 4 ने अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ परिचालन स्टार्ट कर दिया है। तो ये ध्यान दीजिएगा काकरापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है, तो गुजरात में है। यह भारत का दूसरा स्वदेशी 700 मेगावाट क्षमता का दाबित भारी जल रिएक्टर है। ठीक है, अब इसमें बात करें गुजरात में जो आपका काकरापुर ऊर्जा स्टेशन है, तो कैप से 3 जो है ये दाबित भारी जल रिएक्टर है। ठीक है, इसे आप छोड़ सकते हैं, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा जो आगे जो महत्वपूर्ण है, वर्तमान में भारत की कुल नाभिकीय ऊर्जा क्षमता बढ़कर कितनी हो गई, ये चीज ध्यान दीजिएगा 8080 मेगावाट है। ठीक है, भारत काकरापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो 24वां परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो कि भारत का, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बात करें, देखिए यहाँ पर और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो रिएक्टर जो है आपका ये भारत का तीसरा स्वदेशी क्षमता वाला है जो कि बन गया है राजस्थान का परमाणु ऊर्जा स्टेशन, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। यह रिएक्टर राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। रावत की बात कर लेते हैं, तो भारत का सुपर फास्ट कंप्यूटर है ये, ध्यान दीजिएगा। तो सुपर फास्ट कंप्यूटर में ये सूची निकली है 1 जून 2024 को हैम्बर्ग में। यह इस सूची का 63वां संस्करण था। इसमें टॉप में आपका कौन सा सुपर कंप्यूटर आया है, तो फ्रंटियर आया है जो कि अमेरिका का है। ठीक है, और वास्तव में यह विश्व का पहला एक्जा स्केल सुपर कंप्यूटर है। इस सुपर कंप्यूटर का एचपीएल कितना है, तो 1.2 एक्साफ्लॉप्स है, ये चीज भी आपको ध्यान देना, हाई परफॉर्मेंस लाइन पैक। अब आगे बात करें, देखिए ये ध्यान दीजिएगा फ्रंटियर पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर आपका अरोरा है अमेरिका का, तीसरा भी आपका अमेरिका की है ईगल, चौथा फुगाकू जापान का है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। टॉप 500 में भारत के 4 सुपर कंप्यूटर हैं जो कि आए हैं। वर्तमान में भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का तो एरावत पीएस एआई है, ध्यान दीजिएगा, और विश्व में ये 110वें नंबर पर आया है। और इसकी स्पीड की बात करें तो 8.50 पेटाफ्लॉक्स है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस सुपर कंप्यूटर को भारत सरकार के नेशनल प्रोग्राम ऑन आई के एआई के तहत स्थापित किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस क्लाउड कंप्यूटिंग अवसंरचना को एरावत, इसका फुल फॉर्म ध्यान दीजिएगा एआई रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज एसिमिलेशन नाम है जो कि दिया गया है। ये सीडैक पुणे में स्थापित परम सिद्धि एआई की नवीनतम सूची जो है कितनी आई है, तो 150वां स्थान है। एरावत की 110 या 111 ही कितनी आई है, 110 आई है। ठीक है, और 150वें स्थान पर परम सिद्धि एआई है, और ये सीडैक पुणे में है जो कि स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। और प्रत्यूष की बात करें तो यह आपका कहाँ है, आईआईटीएम पुणे में है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी में स्थित है ये। और ये प्रत्यूष जो सुपर कंप्यूटर है ये 230वें स्थान पर है जो कि आया है। आपका मिहिर सुपर कंप्यूटर है, ये आपका 388वें नंबर पर आया है, और ये कहाँ पर स्थित है, तो नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा में है जो कि ये स्थित है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, देखिए ये जो लिस्ट है ये ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। परम कामरूप आईआईटी गुवाहाटी में है, परम गंगा ध्यान दीजिएगा आईआईटी रुड़की में है। इसके अलावा देखिए और क्या आपको ध्यान देना है, परम सिद्धि सीडैक पुणे मैंने आपको बताया, और क्या आपको ध्यान देना है, परम आनंद ध्यान दीजिएगा आईआईटी गांधीनगर, परम प्रवेगा आईआईएससी बेंगलोर ध्यान दीजिएगा, आईआईटी बीएचयू का ध्यान दीजिएगा, परम शिवा है। इतनी चीज बस याद रखिए आप, आराम से इन्हें, ये ज्यादातर सही मिलान में ही आते हैं तो आप उसे आराम से कर लेंगे देखकर। विश्व के सर्वशक्तिशाली एमआरआई से मानव मस्तिष्कों की छवियों का अनावरण किया गया है। अप्रैल 2024 में विश्व के सर्वाधिक शक्तिशाली एमआरआई स्कैनर, इसका नाम क्या है, आईसेल्ट ने मानव मस्तिष्क की पहली तस्वीर है जो कि प्रदान की है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, बस इतना आपको ध्यान देना, बाकी आप छोड़ सकते हैं, उतना कुछ महत्वपूर्ण है नहीं है। ये ध्यान दीजिएगा, यह तकनीक जो है आपकी, यह तकनीक और अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसे रोगी जैसे न्यूरो डिजेनरेटिव जो कंडीशन होती है इनके निदान और उपचार के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, जो डाटा को इकट्ठा करने में काम आएगा, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। एमआरआई की बात करें, देखिए मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग इसका फुल फॉर्म होता है। एमआरआई एक चीर-फाड़ करने की प्रक्रिया से मुक्त इमेजिंग तकनीक है। यह क्या करती है, 3 डायमेंशनल डिटेल्ड एनाटोमिकल एनाटॉमिकल इमेजेस है जो कि बनाती है। यह एमआरआई मशीन का उपयोग बीमारी का पता लगाने, निदान और उपचार की निगरानी के लिए किया जाता है। एमआरआई एक प्रकार का ये स्कैनर है जो कि शरीर के अंदर की छवि है जो कि मैग्नेटिक और रेडियो तरंगों के माध्यम से बनाता है, चित्र बनने का काम करता है। दक्षिण पूर्व एशिया की प्रथम हाई स्पीड रेल का अनावरण किया गया है, ये इंडोनेशिया में किया गया है, प्रथम हाई स्पीड रेल, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इसका नाम क्या है, तो ऊस है नाम है जो कि दिया गया है। ऊस का पूर्ण रूप क्या है, वाक्तु हेमात ऑपरेसी ऑप्टिमल सिस्मेट हेवेट। इस परियोजना को मुख्य रूप से चीन द्वारा है जो कि वित्त पोषित किया गया है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है।
यह रेलवे परियोजना जकार्ता को पश्चिमी जावा प्रांतों के राजधानी वांडुंग शहर से जोड़ने का काम करती है। भारत की चिन्हित से 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की बात करें तो पहला दिल्ली लखनऊ वाराणसी, दूसरा वाराणसी पटना हावड़ा है, ठीक है। बस 2 ही ध्यान दीजिए, बाकी आप छोड़ सकते, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट जितना भी वैज्ञानिक परिदृश्य से रिलेटेड जो ऐतिहासिक जो पुराना था और उसी के साथ जो आपके करंट अफेयर से संबंधित चीजें थी उन्हें हमने कवर कर लिया है। अगले वीडियो में आपको अगला टॉपिक है जो कि मिलेगा। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सीरीज होने वाली है, तो इससे आप इसकी आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, तो आप वहां से फॉलो कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।